जेम्स बॉन्ड की मूवी द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में जेम्स बॉन्ड ने कहा था, अगर आप एक स्विस बैंकर पे भरोसा नहीं कर सकते तो पता नहीं दुनिया का क्या होगा। ऐसे ही कई मूवीज हैं जिनमें स्विस बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर गन तक रख दी गई है, लेकिन वो फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं बताते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसा क्या रीजन है कि स्विस बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना फेमस है। इंडिया के पावरफुल और अमीर लोग अपने एसबीआई बैंक को छोड़ के गवर्नमेंट से छुपा के स्विस बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? इससे फायदा क्या होता है और क्या मैं इंडिया में बैठ के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता हूँ? डॉक्यूमेंट्स क्या लेते हैं? ये स्विस बैंक के अंदर जो नंबर्ड अकाउंट इतना फेमस क्यों है? ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज ब्लैक मनी समझ लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हैं वो ब्लैक मनी है। अब इसमें एक सोर्स तो इलीगल एक्टिविटी करके छुपाया जाता है, जैसे बेटिंग, स्मगलिंग, और दूसरा लीगल एक्टिविटी करके, जैसे एक दुकानदार सामान बेच रहा है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर वो सामान बेच के बिल नहीं दे रहा है और कैश में पैसा लेके घर में जमा कर रहा है तो ये ब्लैक मनी है। एक आइडियल इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और जिसका रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स नहीं मिल रहा है, वो ब्लैक मनी है। और ये जो ब्लैक मनी है, इस ब्लैक मनी को आप आसानी से खर्च नहीं कर सकते कि मार्केट में गए और आप खर्च करने लगे। इसको छुपाने और ब्लैक को व्हाइट करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। देखिए, ये स्विस बैंक हम वर्ड यूज करते हैं, ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सारे बैंक को स्विस बैंक बोला जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से स्विट्जरलैंड के बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। ईयर 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर करेगा। और जब ऐसा बोला गया तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। और यहीं से शुरू होता है स्विस बैंक्स के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इस रूल के बाद स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर से पैसे का फ्लो आ रहा था वो इनकी गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल की क्यों ना, कोई भी अगर इसको वायलेट करता है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी। ये जो लॉ बनाया गया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ उस टाइम पे भी था और अभी भी है। ये सब देख के दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि उनको अब अपनी ब्लैक मनी और अपार संपत्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने खुद के देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी और अभी भी है कि ये देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। अब जैसे अगर पाकिस्तान में इस तरह का बैंक होता तो इंडियंस इसमें पैसा रखने में अवॉइड करते, भले कितना ही अच्छा बैंक होता। लेकिन स्विट्जरलैंड की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब सब देशों की मजबूरी थी अमेरिका और सोवियत रशिया में से किसी एक की साइड लेने की, तो उस टाइम पे भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना। ईयर 1501 से लेके आज तक कोई भी वॉर नहीं की है स्विट्जरलैंड ने। देखिए, ये चीज एक देश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैसे है वो मैं भी आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो सारे देशों के लोगों ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली भी कोई डॉक्यूमेंट अनकवर हुए जिनसे पता चलता है कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिच हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी, जिसमें हजारों करोड़ का सोना, ज्वेलरी और पेंटिंग्स थी, जो स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा की गई। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में सिर्फ सुपर रिच या फिर ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा और भी कई रीजंस की वजह से यहाँ पे पैसा जमा करते हैं। जिन देशों में गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है या जहाँ के बैंक जो हैं वो क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग भी स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वो वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक माना जाता है उसको। तो इन सारी चीजों की वजह से लोगों को बाकी कंट्री की कंपेरेटिवली स्विट्जरलैंड के बैंक पे ज्यादा भरोसा रहता है। और ये चीज स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छे से समझता है, इसलिए G20 कंट्री हो या फिर OECD कंट्रीज के ग्रुप हो, इन सब ने टाइम टू टाइम स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बनाया कि आप अपने रूल्स को थोड़ा ढीला करो, लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट सबको नजरअंदाज करती रही। इनफैक्ट और स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि अगर कोई बैंक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बैंक के बाहर देता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। ये देखते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का रेजिडेंट स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर। लेकिन बस एक दिक्कत है कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए कम से कम, बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं।
स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। ये देखते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का रेजिडेंट स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर। लेकिन बस एक दिक्कत है कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए कम से कम, बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक एटलीस्ट हो। लेकिन इसके साथ साथ ये आपका एक रिज्यूमे भी सबमिट करवाते हैं, जिसमें आपकी स्किल से लेके आप क्या क्या काम करते हैं और कब कब कहाँ काम किया, वो सारी डिटेल्स होती हैं। जो फंड आप सबमिट करोगे, ये फंड आपके पास किस तरीके से आया है, इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल कस्टमर के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए, पहले तो काफी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन स्विट्जरलैंड पे काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया और नए नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी है, इसलिए पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा टफ हो गया है स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा के पैसा जमा करना। लेकिन इन सब स्ट्रिक्टनेस के बाद भी कोविड के बाद से स्विस बैंक में और पैसा आने लगा। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है, तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करेगा। ये जो नंबर्ड अकाउंट होता है, इसकी खासियत ये होती है कि नाम की जगह एक कोड मिलता है। बैंक के सिर्फ कुछ लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि इन अकाउंट में क्या हो रहा है। नॉर्मली अगर किसी को पैसा भेजना होता है तो इंडिया में आदमी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह ये सब चाहिए होती है। लेकिन नंबर्ड अकाउंट जो होता है स्विस बैंक का, उसमें खाली एक नंबर शेयर करना होता है और सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंक के जो ऑफिशियल्स होते हैं, सिर्फ उनके पास ये डिटेल होती है, बाकी इसकी डिटेल किसी के पास भी नहीं जाती है। नंबर्ड अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशन वगैरह सब चेक होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया और पैसा जमा करके आ गया, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। और एक बार जब सारा कुछ चेक होने के बाद आपका अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खुल गया, तो उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए स्विस बैंक का जो कंप्यूटर होता है उसमें कस्टमर का नाम तक नहीं आता है। बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। साथ ही अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो भी आपका नाम बाहर नहीं आता है। इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट होता है उस पे भी अकाउंट होल्डर का नाम तक नहीं होता है, सिर्फ एक नंबर होता है जो पूरा अकाउंट का बेसिस होता है। इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने में खर्चा भी बहुत आता है। इसका जो एनुअल चार्ज भी होता है वो $300 यानी कि 24,000 से 25,000 रुपए के करीब होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो आपसे बैंक एक नॉन रेजिडेंशियल फी भी चार्ज कर सकता है। इसमें स्विस बैंक ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहते हो कि बैंक स्टेटमेंट तक आपकी कंट्री में ना जाए तो वो फैसिलिटी भी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन जा सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ना भेजने के लिए उल्टा फीस देनी होती है। बाकी जो बैंक्स होते हैं उसमें बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए अलग से फीस देनी होती है और यहाँ पे उल्टा होता है। काफी साल पहले ये भी पॉसिबल था कि आप नंबर्ड बैंक अकाउंट से सिर्फ नंबर यूज करके इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर से किसी स्विस नंबर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो तो स्विस बैंक को आपकी आइडेंटिटी उस फॉरेन बैंक के साथ शेयर करनी होती है। और जब एक दो केस में डिटेल्स ली हुई तो इस चीज को भी बंद कर दिया गया। नंबर्ड अकाउंट जब आप स्विस बैंक में खुलवाते हो तो आपको चेक बुक तक नहीं मिलती, क्योंकि इससे नंबर्ड अकाउंट का पूरा पर्पस खराब हो जाएगा। आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होगी उसकी पूरी ट्रेल पकड़ी जा सकती है। तो स्विस बैंक इसकी जगह पे ट्रैवलर चेक देता है, तो स्विस बैंक खुद इशू करता है। उसमें अमाउंट पहले से ही मेंशन होता है, सारी डिटेल्स मेंशन होती है, उसको आपको बस एक करेंसी की तरह यूज करना हो सकता है आपने कई बार न्यूज में भी सुना हो कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की जब जांच हुई तो उसमें स्विस बैंक का ट्रैवलर चेक पकड़ा गया। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रैवलर चेक के लिए भी बैंक आपसे 1% अलग से कमीशन लेता है। स्विस बैंक कुछ स्पेशल कस्टमर्स के लिए एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट भी देता है, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में होते हैं। इसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां पे लोग गोल्ड, डायमंड्स और वैल्यूएबल फिजिकल आइटम पूरी दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर अंडरग्राउंड बंकर्स स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स में लोकेटेड है। ये मिलिट्री बंकर्स हैं जिनको कभी मिलिट्री ने बनाया था और बाद में स्विस बैंक ने खरीद लिया इनको। ये बंकर्स हर किसी को नहीं मिलते हैं, सिर्फ उन क्लाइंट्स को मिलते हैं जिन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस पास किए होते हैं। इनमें से कुछ बंकर्स को जानबूझ के रोड की जो कनेक्टिविटी है उससे काट दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ प्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर से ही जाया जा सकता है। इस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। ये जो वॉल्ट्स हैं करीब $5 लाख में रेंट पे मिलते हैं। अब आप सोच के देखिए, जब रेंट इतना है तो अंदर सामान कितनी कीमत का होगा। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत ही रिच लोग हैं, ये सारे वॉल्ट्स आराम से रेंट आउट हो जाते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों का करेंसी से विश्वास कम हुआ और लोग गोल्ड और डायमंड जैसी चीजें खरीद के इन बंकर्स में रखते हैं और कोड के साथ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें जो स्विस बैंक है वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेशंस होने चाहिए।
टैक्स चोरी वगैरह ये सब जो चीजें होती है स्विट्जरलैंड में एक बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता है, इसलिए अगर टैक्स चोरी का केस होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। स्विस बैंक की एक और खास बात है, दुनिया के बाकी बैंक्स में जब आप पैसा रखते हो तो कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन स्विस बैंक में इंटरेस्ट -0.75% मिलता है, यानी कि उल्टा इंटरेस्ट देना होता है। अगर 1 लाख रुपए हैं तो 750 रुपीज उल्टा आपको देना पड़ेगा बैंक को। लेकिन इसके बाद भी जो लोग स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं वो मुनाफे में रहते हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है वहां की स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी। जैसे अभी एक स्विस फ्रैंक जो है वो 88 रुपीज का है, लेकिन 2010 में एक स्विस फ्रैंक 24 रुपीज का था। यानी कि अगर किसी ने 2010 में अपनी करेंसी स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट करा के स्विस बैंक में जमा कराई होगी तो अब उसकी वैल्यू 2023 में डबल हो गई होगी। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी भी बाकी देशों से काफी अलग है। बाकी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन इनके यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है, और अगर कभी हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा 1% तक रहेगा। अभी जब 2022 में जब हर कंट्री का बुरा हाल था तब भी जाके स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन 1.31% तक हुआ था। स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्टेबल और फुल प्रूफ है कि हर आदमी उस इकोनॉमी के साथ एसोसिएट होना चाहता है। सेफ्टी की सेफ्टी और वैल्यू बढ़ेगी वो अलग। तो अगर किसी वजह से स्विस बैंक में अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में अगर नॉमिनी उसने बता रखा है तो उस केस में तो एज इट इज पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ये सारी डिटेल्स ट्रांसफर हो जाती है उसके नॉमिनी को। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो स्विस बैंक को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि स्विस बैंक अपने आप किसी भी अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि अकाउंट होल्डर की सीक्रेसी रिवील हो सकती है जिस भी कंट्री में जाकर वो पता करेंगे इस वजह से। लेकिन अब स्विस बैंक में ये रूल है कि अगर 10 साल तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है किसी भी स्विस बैंक के अकाउंट में तो उसके बाद जो स्विस बैंक है वो अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट कर सकता है, और अगर कांटेक्ट करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये स्विस बैंक जो कर रहा था इससे एक टाइम के बाद पूरे वर्ल्ड में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, और फिर 2014 में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किया, जिसमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी। और ये वो टाइम था जब इंडिया में आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि स्विट्जरलैंड का पैसा इंडिया के अंदर वापस आना चाहिए। इसके बाद मोदी सरकार वादा करके आई कि वो स्विस बैंक से पैसा वापस देश में लाएगी, एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। इन्होंने 2018 में इंडिया और स्विट्जरलैंड का एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का सिस्टम बनाया, जिसके अंदर इंडियन रेजिडेंट्स के स्विस बैंक्स के खातों की डिटेल जो है, फाइनेंशियल डिटेल जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंक इंडिया के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक के इंडियन अकाउंट होल्डर जो थे उसकी पहली लिस्ट इंडिया को दी। पहली लिस्ट सितंबर 2019 में आई, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े लोगों के नाम थे। दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2020 में, तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में आई, और चौथी लिस्ट अक्टूबर 2022 में। और ये लिस्ट आई थी इसमें स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सिटीजन के नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट बैलेंस और बैंक की काफी डिटेल्स शेयर की थी। लेकिन ये जो लिस्ट आई थी इनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये डेटा सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए आया था इंडिया के अंदर, और ये सारी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT इसके पास रखा जाएगा, और वो ही इस पे कुछ एक्शन ले सकता है। OECD की गाइडलाइंस के हिसाब से इस डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो लिस्ट तो आ गई, सबके नाम भी आ गए, लेकिन इसको बताया नहीं जा सकता। और ये लिस्ट आई थी, इसमें एक चीज और थी कि ये उन्हीं बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी जो अकाउंट ऑफिशियली इंडियन सिटीजन के नाम से थे। लेकिन ब्लैक मनी को जो इंडिया के बाहर ले जाने का जो काम था उसमें मेन रोल तो उन बड़े खिलाड़ियों का था जिन्होंने एज एन इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खोला। लेकिन कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे रूल्स बहुत ही हल्के हैं, वहां के सिटीजन बन के स्विस बैंक में अकाउंट खोले। ऐसा भी बोला जाता है कि जब स्विट्जरलैंड पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रेशर इंडिया की तरफ से बढ़ रहा था, उसी बीच में लोगों ने अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर लिया और पैसा डिजिटल करेंसी में शिफ्ट कर लिया, जिसके बारे में स्विट्जरलैंड कोई डिटेल शेयर नहीं करता। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस ने स्विस लीक्स के नाम से कुछ लोगों के नाम पब्लिश किए और बताया कि स्विस बैंक में इनके कितने पैसे जमा है। ये वो लिस्ट है जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कई चीफ मिनिस्टर्स के भी नाम है। आप पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट के आने के बाद आप सोचोगे कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी जो है इंडिया के लोगों ने कम कर दी होगी जमा करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2020 में जब स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट आई तो पता चला कि पिछले 13 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ये ऑफिशियल डेटा लेके आई है स्विस बैंक का, ये इंडियंस की जो स्विट्जरलैंड के अंदर लीगल वेल्थ है उसका है। तो ये जो डेटा है ये किसी काम का नहीं। असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो 5-6 टैक्स हेवन से होके जाती है, मतलब कि किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू घुमा के पहुंचाई जाती है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये पता लगाना कि कौन सा पैसा किसका है और कहां से आया ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए इंडिया में ब्लैक मनी के ऊपर कम से कम पिछले 15 साल से पब्लिक डिबेट चल रही है।
पहले ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पे नोटबंदी की गई, उसके बाद जो स्विस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी लिस्ट आ गई, लेकिन एक चवन्नी तक इंडिया में वापस नहीं आई। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि या तो जो लोग ब्लैक मनी घुमा रहे हैं वो इतने शातिर हैं कि अपना एडवांस में ही अरेंजमेंट करके रखते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है और बच के निकल जाते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादातर पैसा इंडिया के पॉलिटिशियंस का ही हो सकता है या ऐसे लोगों का हो जो पॉलिटिकल क्लास के नजदीक हो। लेकिन अगर ये भी होता तो गवर्नमेंट चेंज भी तो होती रहती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी मिली सरकार आती है, गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। तो ये लोग ऑपोजिशन के नेता भी पकड़वा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा वापस नहीं आता, बल्कि डबल पैसा देश के बाहर चला जाता है। या फिर एक चीज ये हो सकती है कि ये बेवकूफ बना। थैंक यू।